आज हम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाटक जो हमारे कोर्स में रखा हुआ है चंद्रगुप्त की ऐतिहासिकता, नाटक में विद्यमान कल्पना और इतिहास के समन्वय पर चर्चा करेंगे। हिंदी के ऐतिहासिक नाटककारों के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद अपना महत्वपूर्ण या कहना चाहिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत के अतीत गौरव को अभिव्यक्ति देने वाले राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की, देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत अपने नाटकों में जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। उनके द्वारा जो रचित नाटक हैं प्रसिद्ध, उसमें चंद्रगुप्त तो है ही सही, पर इसके अलावा स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राजऋषि, विशाखा, जन्मेजय का नागयज्ञ भी हैं। इन सभी नाटकों में उन्होंने एक और तो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को अपने नाटक का पात्र बनाया है और दूसरी ओर कल्पना का उपयोग भी किया है, और इस कल्पना के उपयोग के माध्यम से उन्होंने अनेक काल्पनिक पात्रों और घटनाओं का समावेश अपने नाटकों में कर दिया है। ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है कि जब तक सामान्य पाठक इतिहास का ज्ञान न रखता हो तब तक वह इन्हें अलग नहीं कर सकता, और इतने सुंदर ढंग से उनका चित्रण किया गया है कि उसे लगता है वह इतिहास में ही जी रहा है और उसे सारी घटनाएं इतिहास की हकीकत लगती हैं। वस्तुतः हमें एक बात का यहाँ ध्यान रखना होगा, ऐतिहासिक नाटक इतिहास नहीं होता। इतिहास और साहित्य में अंतर क्या होता है, थोड़ा हम इसे यहाँ देख लें। इतिहास में घटनाओं की तिथियाँ सही होती है, घटनाएं किस रूप में घटित हुई यह नहीं कहा जा सकता। इसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि जो लिखने वाला है वह मूलतः घटना का दृष्टा नहीं होता। दूसरी चीज़, यदि कोई दृष्टा हो भी सही तो वह घटनाओं के विषय में किस तरह के अपने विचार रखता है, यह उसका दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इतिहास में तिथियां अवश्य सत्य होती है, पर घटना कितनी सत्य है इसके विषय में पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि साहित्य के अंतर्गत तिथियां भले ही गलत हो, परंतु जो घटनाएं उठाई जाती है वह घटनाएं सत्य होती है, चाहे पात्र काल्पनिक हो, चाहे उनके नाम काल्पनिक हो, चाहे ऐतिहासिक, परंतु उस समय की उस घटना को अभिव्यक्ति देना कवि का उद्देश्य होता है। हमने ये अंतर इसलिए देखा क्योंकि हम यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और उस ऐतिहासिकता के साथ कल्पना के माध्यम से उन्होंने कितने पात्रों को और किस तरह से अपने इस नाटक में समाविष्ट किया है, इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ऐतिहासिक नाटक इतिहास नहीं होता। और हमें एक चीज़ और ध्यान यहाँ रखना चाहिए कि नाटककार को बिना किसी कारण के ऐतिहासिक तथ्यों में उलटफेर करने का भी अधिकार नहीं होता, पर कथा के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखकर वो कुछ परिवर्तन उसमें
कर देता है ताकि उसकी रसात्मकता बनी रहे और वो पाठक तक अपनी बात को ठीक से पहुंचा सके। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें करता है, हम ये कहना चाहते हैं। और प्रसाद के नाटक क्योंकि उद्देश्यपूर्ण हैं और उन्होंने इसमें इसीलिए कल्पना और इतिहास का सुंदर समन्वय किया है। अब हम क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक पर चर्चा कर रहे हैं तो हम थोड़ा उसकी विषय वस्तु, उसके इतिहास को दृष्टि में यहाँ पर रखते हैं। जब हम चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता को देखते हैं तो जो समय उन्होंने लिया है वह चंद्रगुप्त का समय है। ईस्वी पूर्व 326 से लेकर ईस्वी पूर्व 306 तक की भारतीय राजनीति एवं घटने वाली उस समय की प्रमुख घटनाओं का निरूपण प्रसाद ने इसमें करने का प्रयास किया है। ग्रीक सम्राट सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य हमें प्राप्त होता है। और इसके बाद सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने 306 ईस्वी पूर्व में भारत पर दोबारा आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक जब हम देखते हैं तो इस कथानक में इन दोनों तिथियों के बीच का समय हमें देखने को मिलता है। और यदि हम जो प्रमाण हमें उपलब्ध हैं उनके अनुसार बात करें तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर 24 वर्ष तक शासन किया था। इनका शासन काल का समय 321 ईस्वी पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। जब हम जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की बात करते हैं तो इस नाटक की भूमिका में प्रसाद ने इन तथ्यों का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त के शासनकाल के विषय में यदि हम और बात करें तो मेगस्थनीज ने अपने विवरण में भी इसका उल्लेख किया है। हम आते हैं पुनः सेल्यूकस पर। सेल्यूकस ने भारत का जो पश्चिम और उत्तर सीमा प्रांत है उस पर चढ़ाई की थी, परंतु चंद्रगुप्त का युद्ध कौशल इतना ज़्यादा अच्छा था कि जब उसने उन्हें देखा तो वो परास्त हो गया और उसने चंद्रगुप्त से संधि की। न केवल उसने चंद्रगुप्त से संधि की परंतु उस संधि को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था। और कंधार, कलात, काबुल, हेरात और लास बेला के प्रदेश उसे दहेज में प्रदान किए थे। इस तरह अपनी पुत्री के विवाह के द्वारा उसने चंद्रगुप्त से संधि को दृढ़ता प्रदान की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसी के साथ एक ऐतिहासिक तथ्य और यह है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध के विलासी शासक नंद को मगध की सत्ता से हटाया था और मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक कड़ियाँ हैं, इन ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़कर जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक का ढांचा खड़ा किया है। हम चंद्रगुप्त नाटक में कितनी ऐतिहासिकता है, कहाँ उन्होंने ऐतिहासिकता को गूंथा है और कहाँ उसके साथ साथ कल्पना का प्रयोग किया है, इस पर अब दृष्टि डालते हैं। तो हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करें, उसके लिए हम 3 बातों पर विशेष ध्यान देंगे। पात्रों की ऐतिहासिकता, घटनाओं की ऐतिहासिकता, देश काल एवं वातावरण की ऐतिहासिकता। सबसे पहले हम लेते हैं पात्रों की ऐतिहासिकता को। तो चंद्रगुप्त नाटक के अधिकांश पात्र
ऐतिहासिक है। जैसे हम देखते हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, वररुचि, सिकंदर, फिलिप्स, शक्तार, सेल्यूकस, मेगस्थनीज, आम्भिक, पौरव इत्यादि पात्र सभी ऐतिहासिक पात्र हैं। यदि हम इस नाटक के स्त्री पात्रों की चर्चा करते हैं तो इस नाटक के अधिकांश स्त्री पात्र हमें काल्पनिक प्रतीत होते हैं। जैसे हम देखते हैं कार्नेलिया को लेते हैं। कार्नेलिया और कल्याणी ये दोनों पात्र नाम की दृष्टि से काल्पनिक हैं, परंतु जब हम इतिहास के अंदर देखते हैं तो वहाँ हमें ये पता चलता है, जो हम ऊपर अभी वर्णन करके आए हैं, कि चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री और मगध के शासक की पुत्री के साथ हुआ था। ये ऐतिहासिक तथ्य है और इन ऐतिहासिक तथ्यों को ही प्रसाद ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है और उसमें अपनी कल्पना का प्रयोग किया है। उन्होंने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। कार्नेलिया को सेल्यूकस की पुत्री मानकर उन्होंने उसका विवाह चंद्रगुप्त से दिखा दिया है, और जो कल्याणी नाम उन्होंने प्रस्तुत किया है वह काल्पनिक है। उसके द्वारा जो आत्महत्या दिखलाई गई है वह आत्महत्या भी काल्पनिक है। सुवासिनी भी इसकी एक पात्र है। सुवासिनी और इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, अलका और मालविका, यह सभी काल्पनिक पात्र प्रतीत होते हैं। अब नाटक का सर्वाधिक सशक्त पात्र कौन है उस पर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो क्योंकि नायक प्रधान नाटक है तो चंद्रगुप्त ही इसका सर्वाधिक सशक्त पात्र है, और प्रसाद ने इसे मौर्य सेनापति का पुत्र माना है, जो पीपली कानन के वृषल क्षत्रिय हुआ करते थे। बौद्धों के प्रभाव से वैदिक कर्मकांड का लोप हो जाने से उन्हें वृषलत्व प्राप्त हुआ था। इस तरह का हमें इतिहास प्राप्त होता है। और सम्राट नंद ने चाणक्य का अपमान किया था, ये घटना तो लोक प्रसिद्ध है ही सही, जिससे शुद्ध होकर चाणक्य ने नंद वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। तो इसी तरह से पात्रों की ऐतिहासिकता यहाँ पर हमने देखी, किस तरह से कल्पना और ऐतिहासिकता का उसमें सम्मिलन किया गया है। यदि घटनाओं की ऐतिहासिकता को हम देखें तो नाटक की कुछ घटनाएं ऐतिहासिक नज़र आती हैं और कुछ काल्पनिक नज़र आती हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को हम देखें तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं गांधार नरेश द्वारा यवनों को निरापद मार्ग देने हेतु रिश्वत लेना। इसी तरह से सिकंदर और पर्वतेश्वर से युद्ध और उसमें पर्वतेश्वर की पराजय। तक्षशिला में चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा शिक्षा ग्रहण करना, चाणक्य के द्वारा उन्हें अध्यापन करवाना, यह लोक प्रसिद्ध है ही सही। नंद द्वारा चाणक्य का अपमान करना, चाणक्य द्वारा नंद वंश का समूल नाश करना, जिसकी हमने चर्चा अभी पहले भी की है। चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट को भी कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक मानते हैं। चंद्रगुप्त ने नंद को सत्ताच्युत करके शासन संभाला, यह तो सर्वविदित है ही सही। सिकंदर के क्षत्रप सेल्यूकस की पराजय और सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का विवाह, इन सब ऐतिहासिक तथ्यों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब यदि प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से देखा जाए
तो प्रसाद ने कुछ ऐसे प्रसंगों का भी इसमें निर्माण किया है और ये सभी प्रसंग करीब करीब काल्पनिक हैं। जैसे चाणक्य का सुहासिनी से प्रेम और राक्षस का सुहासिनी से प्रेम, पर्वतेश्वर और अलका का प्रेम, फिलिप्स और कार्नेलिया का प्रेम, राक्षस और चाणक्य की कूटनीति चतुराई के प्रसंग, शक्तार और कल्याणी की आत्महत्या, ये सारी घटनाएं काल्पनिक ही हैं। देश काल और वातावरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो ऐतिहासिक नाटकों में देश काल और वातावरण तत्कालीन इतिहास के अनुरूप होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ऐतिहासिकता कितने ही ऐतिहासिक पात्रों का और घटनाओं का प्रयोग किया जाए पर वह बेकार ही साबित होगी। जयशंकर प्रसाद ने इसका चित्रण तर्कसंगत किया है। तत्कालीन समय में बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष चरम सीमा पर था। नंद बहुत विलासी राजा था, उसका मंत्री जो राक्षस था वह बौद्ध था, किंतु चाणक्य शक्तार और वरुचि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। इनका जो परस्पर संघर्ष था वह सब इसी कारण था। प्राचीन भारत की शिक्षण संस्थाओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में उसका वर्णन किया गया है, जहां देश विदेश के हजारों विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। उन्हें सभी प्रकार के विषयों की शिक्षा दी जाती है, ऐसा इसमें वर्णन किया है। तपस्वियों के आश्रम का स्वरूप महात्मा दांडायन के आश्रम के चित्रण के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमें उस समय की गणराज्यों की स्थिति का ज्ञान भी इसमें होता है। भारत में उस समय छोटे छोटे गणराज्य थे जो अपने उस छोटे राज्य को ही एकमात्र देश मानते थे। समग्र भारत को एक राष्ट्र समझने की दृष्टि इन राजाओं के अंतर्गत नहीं थी। यही कारण था कि वे परस्पर संघर्ष करते रहते थे। अधिकतर राजा विलासी और अहंकारी थे। उनके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ, मान सम्मान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था कि वह अपने राष्ट्र प्रेम को भी दांव पर लगा देते थे। हमने अपने इस नाटक में देखा था, आम्बिक और नंद इसके अच्छे उदाहरण हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो जयशंकर प्रसाद ने न केवल इतिहास को बहुत अच्छी तरह जाना है, बल्कि अपनी रचना के माध्यम से, चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से उन्होंने नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए देशभक्ति का संदेश हमारे तत्कालीन नवयुवकों को और आज भी हमारे नवयुवकों को उनका ये नाटक दे रहा है। आप इस जानकारी को अपने मित्रों तक संप्रेषित करें ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें।